Everyone, welcome to the sixth day of National webinar workshop on research methodology. पिछले 5 दिनों में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिक्स और फंडामेंटल्स के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा कर ली, राइट फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टू लिटरेचर रिव्यू to sampling methods and to attributes. We have landed upon the sixth day where we are going to discuss about some technical tests and statistical tests that are used in research. So in today's session, again, our resource person would be Dr. Vikas Kumar sir. He is currently pursuing as an assistant professor in Government PG College Obra, and he has vast research and teaching experience, and he is very dynamic personality and a very enthusiastic teacher in the field of commerce, management, statistics, and research. So I welcome sir, I welcome every participants here, and I welcome every professors and faculty members who are attending this workshop. Now I hand over the mic to Dr. Vikas sir to take the technical session ahead. Thank you, Shashank, and thank you all the participants. Now we are going to discuss today basic understanding hypothesis testing and test statistics for variables. देखिए, yesterday हम लोगों ने attributes के बारे में डिस्कशन किया था. आज हम लोग variables के बारे में करेंगे और बहुत ज्यादा आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे. एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आज हम लोग करेंगे वेरिएबल्स के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में. और जैसा कि लास्ट डे मैंने भी बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मींस कि जब भी हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसमें क्वालिटी की बात करते हैं तो उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. और क्वालिटी प्रेजेंस और एब्सेंस में हम काउंटिंग करते. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन लिटरेट है तो लिटरेसी और इलिटरेट काउंटिंग में आएगा. एजुकेशन से रिलेटेड हम करेंगे तो एजुकेटेड, अनएजुकेटेड. अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड करेंगे तो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड. इस तरह से आप जितने भी क्वालिटी एस्पेक्ट्स पे डाटा कलेक्ट करेंगे सब में प्रेजेंस या एब्सेंस डिनोट होगा. लेकिन वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल्स का एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है. आपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, जो मार्क्स आया उसको आप डिजिट प्रेजेंट करेंगे. वो डिजिट क्या है? वेरिएबल्स है. किसी की एज क्या है? वेरिएबल्स है. इनकम क्या है? वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स मींस इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन एंड सेम पर्सन डिफरेंट टाइम में भी जो वेरी करे वो वेरिएबल्स है. फॉर एग्जाम्पल, इनकम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन सेम पर्सन की भी इनकम अगर हम डिफरेंट टाइम में पूछेंगे तो वो वेरी करेगी. वेरिएबल्स मींस कि वो वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं होगी. और एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डाटा. एट्रीब्यूट्स इज क्वालिटेटिव डाटा एंड वेरिएबल्स इज क्वांटिटेटिव डाटा. हम लोग वेरिएबल्स का बेसिक समझेंगे. ये देखिए, ये एक पॉइंट हमने स्क्रीन पे दिया है, सब लोग अवेयर हैं इससे? यस सर. यस सर. मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. क्या होता है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन? कोई भी एक पार्टिसिपेंट्स बताए. सर, मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो बेसिकली पूरे डेटा का एक नंबर में समरी दिखाता है कि एवरेज क्या होगा. टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और स्टैंडर्ड डिविएशन, Yes, डिविएशन मींस कि कांस्टेंट जो चीज नहीं है वहां पे डिविएशन है. मींस कि डेली हम लोग 7:30 पे वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, मींस हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में कोई डिविएशन नहीं है लेकिन एंडिंग पॉइंट में डिविएशन है. क्लियर? मींस अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वहां पे डिविएशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डिफरेंसेस जहां दिए हैं उसी को डिविएशन हम बोलते हैं. अब आइए थोड़ा सा इस पे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे चलते हैं. एक 5 स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया और सारे के मार्क्स यहां पे नोट कर दिए गए कि 1 स्टूडेंट, 2, 3, 4, 5
2, 4, 5, 6, 10 मार्क्स पाए। अब अगर हमें मीन कैलकुलेट करना हो, मीन मार्क्स, तो क्या होगा इसका मीन मार्क्स? आप सभी को मालूम है मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही मीन होता है जैसा कि अभी बताया आप लोगों ने। सर आंसर विल बी 6। आंसर विल बी 6, वेरी ट्रू। अब आइए हम इसका मीन कैलकुलेट कर लिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और एस डी का जो फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब आपको हम बता दें कि एस डी कैलकुलेट करने का और मीन भी कैलकुलेट करने का कई मेथड हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। मीन क्लियर है कि मीन मार्क्स मेरे 5 स्टूडेंट के 6 आ गए। अब हम इससे क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इसमें कुछ हम बता सकते हैं। हमने 5 स्टूडेंट का मीन मार्क्स कैलकुलेट किया और हम ये बता सकते हैं कि मेरे जो 5 स्टूडेंट हैं सब एवरेज मार्क्स 6 है उनका। अगर हमको कंसोलिडेटेड एक साथ बताना, क्लियर? Out of 5 student, 2 student have got the marks below less the than mean and 2 above mean। yeah. अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए फार्मूले में हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, हमने एक्स स्क्वायर किया, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 46, और फिर मैंने पुट अप कर दिया और यहाँ पे मैंने देखिए ये इसका टोटल किया, टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 220, उसको मैंने यहाँ पुट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 और मीन मेरा 6 आया था, मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया और अब मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 8 को 2 रूट 8 भी हम लिख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है और 2.828 भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1.412 भी कर सकते हैं। ये मेरा मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो गया। इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत किसी को? अब यहां हमें कैलकुलेशन समझना है थोड़ा सा। अब आप ये बताइए कि ये हमने दोबारा 5 स्टूडेंट का टेस्ट लिया, उनके मार्क्स ये आए, इसका मीन क्या होगा? सर 6। सर 6 6 सर। सर सेम होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन बताइए। सर सेम होगा सर, सेम होगा सर। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड टाइम हमने टेस्ट लिया तो ये रिजल्ट आया। अब मीन बताइए। सर 6। सेम एज यूजुअल, सेम आएगा सर। सर सेम रहेगा सर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये 4 टेस्ट मैंने लिया, सर सेम। सर सेम। 5th लिया, सर सेम। सर सेम। सर सेम रहेगा, ऑल आर सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सेकंड पे आते हैं। फिर हमने 15 मार्क्स का टेस्ट लिया। इससे पहले हमने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया था, अब हमने 15 का लिया। मीन क्या होगा? सर 9। वेरी ट्रू। एसडी? 9 सर। ठीक है, एसडी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन आसान नहीं है, तो थोड़ा हम कैलकुलेट करते, और कैलकुलेट करने के बाद एसडी हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया अंडर रूट 18। क्लियर? यस सर। अब ये फिर मैंने दोबारा टेस्ट लिया 15 मार्क्स का, अब मीन क्या होगा? सर सेम। एसडी? सर सेम सर। सेम रहेगा। यस सर, सेम रहेगा। अब ये जो पहली बार हमने टेस्ट लिया था उसका मीन कितना आया था, याद है? सर 6 था। वेरी Six. गुड। और एसडी? 2.828। 2.828 अप्रोक्स। ठीक है, तो अब आप हमें बताइए कि इस डाटा
और इस डाटा के मीन और एसडी में जो डिफरेंस है, आप सबसे पहले हमको डाटा में डिफरेंस बताइए और उसके बाद इन दोनों के पैरामीटर्स में डिफरेंस बताइए। मेरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? आपको हमें ये बताना है कि पहले डाटा में क्या डिफरेंस है और डाटा में जो डिफरेंस है वही पैरामीटर में भी डिफरेंस है या नहीं है। डाटा ध्यान से देखिए, पहला 2 4 6 8 10 था, फिर 3 6 9 12 15 था। क्या डिफरेंस है डाटा में? सर अब जो आपने फर्स्ट डाटा लिया टोटल मास का और सर इस जो सेकेंड डाटा लिया जस्ट मिनट मैम, वेट। हमने जो पहला टेस्ट लिया था टोटल मास, उसमें कितना था 10, और सेकंड जब मैंने टेस्ट लिया टोटल तो क्या था मैक्सिमम मास 15। मीन्स कि अगर हम टोटल से ही चलते हैं तो 1.5 हमने स्केल चेंज कर दिया था अपना। मीन्स 10 into 1.5 हमने किया तो हमें क्या मिला 15। क्लियर है? Yes, sir. अब हम 1 by 1 मार्क्स पे आते हैं। 2 में 1.5 करेंगे, कितना आएगा? 3, 4 में 1.5 मैंने किया, 6, 6 में 1.5 मैंने किया, 8 में 1.5 किया, 10 में 1.5 किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes, sir. तो अब हम आंसर मेरा 6 है, इसमें 1.5 करें, कितना आएगा? 9, और मेरा आंसर क्या है? क्लियर है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? और अब सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, नहीं समझ में आया। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, क्लियर एकदम नहीं हो बता पाया। रहे। देखिए ये क्लियर है कि ये जो डाटा है इसका मीन 6 आ रहा है। ये भी क्लियर है कि एसडी इसका 2.828 लास्ट स्लाइड में मेरे है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर ये एक पता है, सेकंड का जो आपने मतलब निकाला वो भी पता है। अब जो आपने अभी बाद में बताया वो क्लियर नहीं हो पाया। हमने बात बताया, केवल इतनी बात बताई कि अगर हम किसी भी डाटा में चेंज करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर, तो मेरा जो आंसर होगा वो भी फर्स्ट आंसर से मल्टीप्लाइड बाय 1.5 होगा। दिस इज कॉल्ड इन स्टैटिस्टिक्स चेंज इन स्केल। मीन्स जब हम किसी डाटा के स्केल में चेंज करते हैं, मीन्स स्केल चेंज करने का मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड और समथिंग डिवाइड। क्लियर है? मीन्स किसी भी डाटा में हम चेंज इन स्केल करते हैं तो उसके पैरामीटर मीन में भी उसी तरह का चेंज होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर ऑल राइट, हाँ ये क्लियर हो गया। क्लियर हो सर, गया? हाँ, सर, किसी को क्वेरी है तो पूछिए। सर ये जो आपने बोला कि अगर हम मीन में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन में या सिग्मा में जो इसके नहीं, चेंज स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हम बात नहीं कर रहे मैडम। ओके। हमने डाटा में 1.5 का चेंज किया और जी। मीन में भी 1.5 का चेंज आ गया। तो इसका मतलब हम लोग 1.5 की जगह अगर 2 या 3 से करेंगे तो उसके मीन में भी टोटल उतना ही चेंज आएगा। एग्जैक्टली मैडम, बस यही बात मैं आपको, देखिए हम मान लेते हैं 2 से कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। अब सिग्मा एक्स हम निकालते हैं, 4 8 12 14 16 20, 2 2 4 6 और 60/5 कितना आया? 12 आ गया। तो पहले मेरा मीन 6 था, अब कितना हो गया? 12। यहाँ भी into 2 हो गया। इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। सबको क्लियर है ये बात? तो हम आगे बढ़ें क्योंकि आज का सेशन धीरे धीरे ही आगे चलेगा। अब एसडी की भी बात करते हैं। एसडी 2.828 है, इसमें भी 1.5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट रखना है कि जब भी चेंज इन स्केल होता है
तो मीन और एसडी भी इफेक्ट होते हैं सेम प्रपोर्शन में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़े इस स्लाइड से। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फिर हमने एक टेस्ट लिया जिसके मार्क्स ये आए। अब बताइए मीन और एसडी क्या होगा मेरा। यहां मीन हमें मालूम है कि 6 है और यहाँ एसडी 2.828 है। 5 आएगा सर। सबसे पहले देखिए डाटा में हमने क्या चेंज किया। क्या आएगा मीन यहाँ? 5 सर। सर 7 आएगा। 7 आएगा। Sir, 7. Sir, 7 आएगा. 7 आएगा। वेरी गुड। 7 आएगा सर। स्टैंडर्ड डिविएशन 7 सर। एंड एसडी एसडी में टाइम लगेगा, पहले मीन हम क्लियर करते हैं। देखिए यहां जो डाटा था हमने उस डाटा में क्या किया है, 2 + 1 कितना हुआ, 4 + 1, 6 + 1, 8 + 1, 10 + 1। क्लियर है? मीन्स जब हम डाटा में +1 करेंगे तो आंसर में भी क्या चेंज हो रहा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? 2.83 होगा, 283 होगा एसटी। इसको हम बोलते चेंज इन ओरिजिन। मींस जब हम डाटा में कुछ प्लस या माइनस करते तो उस कॉन्सेप्ट को स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता चेंज इन ओरिजिन, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं चेंज इन स्केल। तो जब भी हम चेंज इन स्केल करेंगे तो मीन इफेक्टेड होगा, और चेंज इन ओरिजिन करेंगे तो भी मीन इफेक्टेड होगा। बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा यहाँ पे, 2.828 होगा। मींस स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज इन स्केल से चेंज होगा बट चेंज इन ओरिजिन से चेंज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब वापस जरा सा देखते हैं। अब देखिए ये जो मेरा डाटा है, यहां डिस्टेंस कितनी है, सारे नंबर्स की डिस्टेंस कितनी है, 2. यहां डिस्टेंस कितनी है, 2. यहां डिस्टेंस बताइए। 2. मीन्स जब डिस्टेंस दोनों की सेम होगी, डिविएशन सेम है। डिविएशन मीन्स हमने बताया कि डिफरेंसेस डिविएट कर रहा है, और सेम 2 यहां भी है 2 यहां भी है, इसलिए एसडी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका देखेंगे डिफरेंस आप तो 3. यहाँ 3 है और यहाँ डिफरेंस 2 था। तो इस केस में मीन और एसडी दोनों चेंज करे होंगे, और इस केस में केवल मीन चेंज होगा, एसडी नहीं चेंज होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का? Yes, sir. क्योंकि जितनी भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है जहां हम इंप्रेशन करते हैं, मींस कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, सबसे हाईली डिमांड मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसी पे बेस्ड स्टैंडर्ड एरर की हम बात करते हैं जो कल डिस्कशन हो रहा था और आज भी होगा। अब देखिए हम आते हैं, ज्यादा बच्चों का हमने टेस्ट लिया इस बार। मींस इस बार जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 10 हो गए, 10, और टेस्ट के वही मार्क्स हैं। अब यहां मीन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, सिग्मा एक्स की जगह यहां आपको फार्मूले में क्या करना होगा, एफ एक्स होगा, और एफ एक्स का आप सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, और ये n हो गया 10, सिग्मा एफ एक्स ये दिस इज 60 आई थिंक,
और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मीन यहाँ क्लियर। Yes, sir. अब ये देखिए, अब हम वापस आते हैं जरा, ये P क्या है, कोई बताएगा P मीन्स व्हाट? Proportion, sir. What is P denotes? P means It's probability. probability. देखिए टोटल 10 स्टूडेंट में से 1 2 4 2 1 मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, 2/10, 4/10, 2/10, 1/10। अब Px हम निकाले, 2 मार्क्स पाने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, 4 मार्क्स पाने की 2/10 है, 6 मार्क्स पाने की 4/10, 8 की 2/10। और ये अगर हम इसका सिग्मा करते हैं तो ये सिग्मा Px क्या आ रहा है? क्या वैल्यू है ये? देखिए यहां हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सिग्मा एफएक्स अपॉन एन मीन के बराबर नहीं है मैडम, ये मीन ही है, बस ये मेथड दूसरा है कैलकुलेट करने का। क्लियर? लेकिन ये कैलकुलेशन सारे पर्सन जानते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही सेम है। और जब भी हम एक्सेल पे या एसपीएसएस पे या किसी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर सारा कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करता है। दैट्स ऑल। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट अभी तक का सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये देखिए, ये मेरा डिस्कशन का टॉपिक है पॉपुलेशन 5, सैंपल साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट। और इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे कि विथ रिप्लेसमेंट क्या होता, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता, परमुटेशन क्या होता, कॉम्बिनेशन क्या होता। हमने एक पॉपुलेशन साइज ली, हमने 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया था, हमने मान लिया कि ये मेरी पॉपुलेशन है 2 4 6 8 10। तो अब आप सबको मालूम है कि पॉपुलेशन मीन क्या है आपका? व्हाट इज योर पॉपुलेशन मीन? सर 6 था। 6 है, अभी है भी जी सर। पॉपुलेशन वही है। अब सैंपल साइज देखिए, सैंपल हम 2 का निकालते हैं, हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरा प्रोसेस क्या है सैंपल लेने का? विथ रिप्लेसमेंट। मींस हमने सेलेक्ट किया 2 और फिर मैंने नोट डाउन कर लिया, फिर एक दूसरा भी सैंपल हमें लेना है तो 2 को वापस रख के फिर सेलेक्ट किया तो मे बी कि 2 ही आ जाए। तो पहला सैंपल मेरा आ गया 2:2। अगर मैंने दूसरा सैंपल लिया इसी तरह 2 4, तीसरा लिया 2 6, चौथा लिया 2 8, पांचवा 2 10, फिर 6 पे मैंने आया लिया 4 2, 4 4, 4 6, 4 8, 4 10। गॉट इट? कितने सैंपल्स हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं इस पॉपुलेशन से, कोई बताएगा हमें? पॉपुलेशन साइज 5 है, सैंपल साइज 2 है, मैक्सिमम 25. 25 क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं अब इस डिस्कशन को। हमने पहला सैंपल 5 बनाया, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। फिर 5 लिया, 4 2, 4 4, 4 6, 4 8, 4 10। फिर 6 2, 6 4, 6 6, 6 8, 6 10। और फिर 8 2, 8 4, 8 6, 8 8, 8 10 और लास्ट 10 2, 10 4। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हमने अपनी एक पॉपुलेशन में से मैक्सिमम जितना सैंपल ड्रॉ कर सकते थे हमने कर लिया। अब हमें मालूम है कि मेरा पॉपुलेशन मीन कितना था? 6। अब हम 1 by 1
सारे सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट सैंपल का मीन क्या आएगा मेरा 2 + 2/2, 2 + 4/2, 3 आएगा, 2 + 6/2, 4, 2 + 8/2। इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा सारा मीन। Yes, sir. हमें जो Yes, भी sir. स्टैट्स में इंफ्लुएंसेस लेने हैं, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन पे लेना है, तो उसके लिए पॉपुलेशन और सैंपल मीन, पॉपुलेशन और सैंपल एसडी में क्या रिलेशन होता, ये आपको समझना बहुत जरूरी। क्लियर? अब ये हम पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करते और सैंपल मीन पे हम चलते। अब आप बताइए मेरे सैंपल मीन कितने आए? हमने 25 सैंपल्स लिए थे, तो सैंपल मीन कितने हो जाएंगे मेरे? 25 सर। क्लियर है ये? Yes, sir. क्लियर है? ये अलग अलग सैंपल्स के मीन हो गए। कोई डाउट किसी को अभी तक? No, sir. No, sir. थैंक यू। चलिए अब देखिए, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन सर मीन। ये जो आपने सैंपल मीन लिए हैं, ये जो 2, 3, 4, ये एक बार बता दीजिए कैसे आया फिर से। ठीक है, देखिए मैडम, ये मेरा पहला सैंपल है। इन सर। सारे सैंपल्स को मैंने प्लस किया अलग अलग, ठीक है? ओके सर। और मीन सिग्मा x/n होता, तो 2 + 2/2, तो ये मेरा 2 आ गया। 2 + 4 6/2, तो ये मेरा 3 आ गया। 2 + 6 8/2, तो ये आ गया। सबको प्लस करते जाना और /2 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में क्या रिलेशन होता है, यही हमें डिस्कशन करना है और समझना है। और इसको समझने के पहले सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्लियर है? in sampling analysis, if we take maximum number of samples in any population and compute various statistical measures such as mean and SD, देखिए अभी हम जो भी सैंपल लिए हैं सब पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करेंगे। We can find that each sample may give its own value of mean. देखिए हमने 25 सैंपल लिए थे, तो 25 मीन आ रहा था मेरा। Yes, sir. Yes, sir. All such value of a particular statistics, that is mean, together with their relative frequency will constitute the sampling distribution. अगर जो सारे 25 सैंपल्स हमने लिए उसके मीन की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और उसको अलग से हम शो करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स से मीन। मीन्स कि अगर सारे सैंपल्स का हमने अलग अलग मीन लिया और उसका हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी वाइज, तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन अलग बनेगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोड अलग बनेगा। और अभी मैंने केवल आपको मीन बताया, इसमें मीडियन भी हो सकता था, क्वार्टाइल भी हो सकता था, डिसाइल, परसेंटाइल, एसडी, क्यूडी, एमडी, वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, बहुत सारी चीजें। क्लियर है? मींस आप ये समझिए कि जितनी स्टैटिस्टिक्स होगी उतने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे। Accordingly, we can have sampling distribution of mean, we have sampling distribution of standard deviation, sampling distribution of any other statistical measures. It may be noted that each item in a sampling distribution is a particular statistic or a sample. The sampling distribution tends quite closer to the normal distribution. अब यहां ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉपुलेशन से आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन प्रिपेयर करेंगे, तो ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके क्लोजर होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज होगा।
The significance of sampling distribution follows from the fact that the mean of a sampling distribution is the same as the mean of the universe. Universe means population. अब जितने भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे मीन के वो नॉर्मली होंगे, और ये भी आपको फैक्ट बता दें कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज द मीन ऑफ पॉपुलेशन। ये थ्योरी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Means the sampling distribution can be taken as the mean of the universe. Clear? Means अगर आपको पॉपुलेशन मीन पता है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बनेगा, मींस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल आप लेंगे और उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम वापस उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए ये सारा हम लोग कर चुके हैं। अब हमें ये जो मीन हमने निकाला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन्स और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में क्या डिफरेंस होगा। देखिए ये हमने सैंपल लिया था और इस सारे सैंपल्स का मीन हमने निकाला था। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरे कितने मीन्स कैलकुलेट हुए हैं? हमने सैंपल 25 लिया था तो मीन कितना था मेरा? सारे सैंपल का मीन हुआ तो 25 मीन है। अब देखिए 2, तो यहां हमने 1 टैली कर दिया, 3, 4, 5, 6, फिर वापस 3 पे आए, 4, 5, 6, टैली मार्क्स स्टेट्स में इसी तरह लगता, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 6 यहां पे है तो अब ये 5 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10। क्लियर है ये टैली मार्क सबको? Yes, sir. अब जब हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी मेरी आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? Yes, sir. टैली मार्क से हमने फ्रीक्वेंसी डिराइव कर ली। अब मैंने क्या बताया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर हम सारे सैंपल्स का मीन लें और उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 3, 2, 1 मींस जिस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है उसी में वापस डिक्रीज हो रहा है। यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। Yes, sir. Yes, sir. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मीन मीडियन मोड क्या होते हैं? एकदम सेंटर पॉइंट पे होते हैं। Yes, sir. Equal होते हैं। इक्वल होते हैं मीन Yes, मीडियन। sir. अगर Yes, sir. मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मोड मेरा क्या आ रहा है? 6. मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है तो मोड मेरा आ गया 6। तो आपको मालूम है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो मोड अगर 6 आ गया तो मीन भी क्या आना चाहिए आपका? 6. 6। अब इसको चेक कर लेते हैं, fx निकाल के 6 आ गया। क्लियर है अभी तक का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. मीन्स Yes, sir. अब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते कि पॉपुलेशन मीन्स और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दोनों क्या होंगे? Equal होंगे। इस केस में जब हम जो भी मेरी पॉपुलेशन हो मैक्सिमम मीन
सैंपल्स निकालें, उसका थ्योरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कुछ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हमने आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन प्रेजेंट किया है। आप अगर बुक्स में देखेंगे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन भी है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है जहां से टी टेस्ट निकला है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है जहां से एफ टेस्ट निकला है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है जहां से काई स्क्वायर टेस्ट निकला। क्लियर? तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप एडवांस रिसर्च खुद से करना चाहते हो, डाटा एनालिसिस, और आगे कुछ अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट चाहते हो। अब वापस हम आते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे। देखिए पॉपुलेशन मेरी ये थी, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. मीन कितना आया था? 6. 6, sir. 6 सर। कितना आया था? अब हम वापस आते हैं, फिर से हम यहाँ सैंपल लेते हैं सारा और एसडी चेक करते हैं। एसडी √8 आया था जिसको हमने 2√2 या 2.828 लिखा था। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसडी देखते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हमने देख लिया है। अब ये भी हमें पता चल गया कि मेरा पॉपुलेशन एसडी कितना है, √8, और इसी पॉपुलेशन में से हम डिफरेंट सैंपल्स निकाले और सबका एसडी। फिर हम डिसाइड करेंगे कि सैंपल एसडी और पॉपुलेशन एसडी में क्या रिलेशन है। क्लियर? यस सर। अब हम जब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं तो देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये टैली मार्क सेम है यहां तक। फिर हमने x का स्क्वायर किया, फिर fx किया और fx स्क्वायर किया एसडी कैलकुलेट करने के लिए, और जितना भी मीन डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया था उसका हमने एसडी कैलकुलेट किया, और ये मीन डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी आया मेरे 4 √4। ये कैलकुलेशन देखिए पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एसडी का फार्मूला सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा, और माइनस ये मीन का स्क्वायर भी हो जाता, और ये मीन का स्क्वायर होगा तो 6 मेरा मीन है, उसका स्क्वायर 36, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। ये क्लियर है कैलकुलेशन? आपको कैलकुलेशन नहीं समझना है, आप आगे कॉन्सेप्ट में आइए। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता कि सैंपल ये क्या है कॉन्सेप्ट कि पॉपुलेशन एसडी और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी इक्वल नहीं है, Not equal. जबकि मीन क्या था दोनों का? इक्वल था। देखिए मीन इक्वल है तो कोई रिलेशन वहां डेवलप नहीं होता है, लेकिन एसडी जब इक्वल नहीं है तो क्या रिलेशन है ये आपको समझना है, और पॉपुलेशन एसडी और सैंपल एसडी में क्या रिलेशन है ये इस स्लाइड में देखिए जरा सा, आपको क्लियर होगा। सैंपल एसडी स्टैंडर्ड एरर, ये पॉपुलेशन एसडी अपॉन √n होता। अब पॉपुलेशन एसडी मेरा 2√2 था, और यहां n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सैंपल साइज। हमारी सैंपल साइज क्या थी? सैंपल साइज हमने क्या लिया था? 2 सर। 2 लिया था, तो ये √2 हो गया, और यहां 2√2 ये पॉपुलेशन का है एसडी। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी?
2 आएगा सर। 2 आएगा। और यहां सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2 √4 को सॉल्व करेंगे सर 2 आएगा सर। Sir, 2. मीन्स हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन एसडी और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के एसडी में ये रिलेशन है। और आप मैक्सिमम स्टैट्स की बुक कोई भी देखेंगे तो सैंपल एसडी ऑफ मीन का फार्मूला पॉपुलेशन एसडी अपॉन √n है। n इक्वल टू सैंपल साइज। और ये आपने किया और आपका जो कंक्लूजन या कॉन्सेप्ट यहां से ये कैलकुलेट हो रहा। क्लियर? अब आपको केवल इतना समझना है कि आज हम लोग क्या समझे। आज हम लोग बस इतना समझे कि पॉपुलेशन का एसडी हमें अगर पता है तो हम इस फार्मूले में पुट करके सैंपल एसडी या स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमने इतनी मेहनत नहीं की जो पिछले आधे घंटे से हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? यस और Yes, sir. टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में आपको पॉपुलेशन का एसडी मालूम है तो आप ऐसे जाएंगे। अगर पॉपुलेशन का एसडी नहीं मालूम है तो सैंपल एसडी से ही हम करते हैं। ये सारे भी लार्ज सैंपल टेस्ट और स्मॉल सैंपल टेस्ट या पैरामेट्रिक टेस्ट में यही सारी बातें कही गई हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सर Yes, सर इससे यस सर। सर इससे कंक्लूजन तो यही ड्रॉ हो रहा है, जैसे न्यूमेरिकली जो आपने सॉल्व किया है सर, सैंपल एसडी इज जस्ट हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन नहीं, एसडी। जस्ट हाफ नहीं, जस्ट हाफ नहीं। ये देखिए, वो तो वही दिखा रहा है। नहीं दिख वही रहा है, लेकिन अगर आप दूसरा डाटा लेके करेंगी मैडम, और आप लोग इस तरह से और भी डाटा लेके करिएगा, ठीक है? और ये मेरा खुद का डाटा है, हमने 3 दिन में पिछले इसको किया है समझाने के लिए केवल आपको। ठीक है मैडम? और हाँ, फिर वो कंफ्यूजन हो गया था। बात यहाँ पे वही मैडम आ जाती कि ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो की। ठीक है कि यहाँ पे √4 और √8 दिख रहा है, इट मींस कि हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि हाफ होगा या 2 होगा। उसमें एक सर्टेन रिलेशन है और वो रिलेशन मैंने आपको बताया। अगर सैंपल साइज आप बढ़ा देंगे, मैंने 2 का सैंपल लिया था, आप 5 लेंगे तो फिर चेंज आएगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्लियर है ये बातें? यस यस सर। यस सर। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब वापस आते हैं। अब हमें नहीं लगता कि ये वाली स्लाइड हमें बहुत डिटेल में आपको बतानी है। यहाँ भी पॉपुलेशन साइज 5 है, सैंपल 2 है, और ये हम लोग कर चुके हैं इतना। ठीक है, अब हम लोगों ने ये किया था, यहाँ देखिए पिछली स्लाइड में एक और था, उसको हमने हटा दिया। यहाँ से क्या लिखा था उस पे कोई बताएगा? विथ रिप्लेसमेंट सर। विद और रिप्लेसमेंट यहाँ क्या सर। लिख रहे हैं? यहाँ मैंने क्या लिखा? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट का हम देख चुके, हम इसको हटा देते हैं। अब इस पे आपको ध्यान नहीं रखना है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का देखिए। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि जब हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो एक सैंपल जो आया दोबारा उसको नहीं लेंगे और मार्क्स को भी हम रिप्लेस नहीं करेंगे। तो पॉपुलेशन मीन आपको मालूम है 6। अब हम सैंपल्स कैलकुलेट करते, और वो देखिए सैंपल यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये 2 नहीं होगा। क्लियर? फिर और हम आगे बढ़े सेकंड लॉट में।
फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन या परमुटेशन पड़ा होगा तो 5C2 से कैलकुलेट कर लेगा कि 10 सैंपल्स ही अब निकलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, और रिपीटेशन यहां 2-4 हो चुका तो 4-2 भी नहीं होगा। क्लियर है? और यहां फिर आएंगे हम तो 6-4 नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसी तरह यहां आएंगे तो आगे ये सब नहीं होगा, 6-2 भी नहीं होगा क्योंकि 6-2 हो चुका, तो फिर यहाँ 8-2, 8-4, 8-6 नहीं होगा, और यहाँ 10-2 ये नहीं होगा। क्लियर है? तो केवल हमें 3, 4, 5, 6 ये मीन मिलेगा। और यहां भी अगर हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका निकालेंगे तो जैसे हमने प्रीवियस में किया था, यहां भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम निकालते हैं तो यहां मीन 6 आएगा। मीन्स कि विदाउट रिप्लेसमेंट भी हम करते तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन सेम होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अब वापस आते Yes, हैं sir. हम Yes, sir. इन सारे मीन की फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट किया। ये मीन प्रोबेबिलिटी पे मैंने कैलकुलेट करना बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी से बोथ आर सेम, 6 आ चुका है। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम प्रोबेबिलिटी से ही निकाल दिए। क्या आया यहाँ? प्रोबेबिलिटी से जब भी एसडी निकालेंगे एसडी √3 आ गई यहाँ पे। पॉपुलेशन मीन एसडी हमको मालूम था, और जो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया उसका मीन एसडी आ गया। तो अब कॉन्सेप्ट देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट में। विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो पॉपुलेशन एसडी और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एसडी में ये कॉन्सेप्ट, ये रिलेशन होता है। इसमें n-n और यहाँ स्मॉल n सैंपल साइज है और कैपिटल N जो है वो आपका पॉपुलेशन है। तो आप इसमें फिट करेंगे तो ये आपका ऐसे आ गया। अब यहाँ ये विदाउट रिप्लेसमेंट में ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आज का? Yes, sir. Yes, sir. मीन्स अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको थ्योरी लिखा है और सीधे ये लिख दिया है, मीन्स आप कनेक्ट करना आपको मुश्किल होगा। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? आगे चले हम लोग। क्लियर है? Yes, sir. You proceed. Yes, sir. You proceed. थैंक यू। अब यहां भी देखिए ये विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे आते हैं। ये एक थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हेन सैम्पलिंग इज फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, व्हेन सैम्पलिंग इज नॉट फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। देखिए कोई भी हम सैम्पलिंग करेंगे, हम अपने रिसर्च के लिए कोई भी डाटा कलेक्ट करेंगे, या नॉर्मल पॉपुलेशन से करेंगे या नहीं करेंगे। The means of sample drawn from such a population are themselves normally distributed. जब हम नॉर्मल पॉपुलेशन से कोई भी डाटा ड्रॉ करेंगे तो उसका मीन्स भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जब नॉट नॉर्मल द साइज ऑफ सैंपल प्लेज ए क्रिटिकल रोल। जब नॉर्मल पॉपुलेशन से हम नहीं कर रहे हैं तो साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। When n is small, the slope of the distribution will depend largely on the shape of parent population. Parent population मेरी नॉर्मल नहीं है तो हम सैंपल साइज भी उसी तरह से एक्ट करेगा मेरा। When n is large, more than 30, the shape of sampling distribution will become more and more like a normal distribution irrespective of the shape of a parent population. Means जब हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल लेंगे तभी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा, अदरवाइज वो
पेरेंट पॉपुलेशन यानी नॉर्मल नहीं होगा। The theorem which explains this sort of relationship between the shape of the population distribution and sampling distribution of the mean is known as the central limit theorem. इसी को हम central limit theorem बोलते। This theorem is by far the most important theorem in statistical inference. It assures that the sampling distribution of the mean approaches normal distribution as the sample size increases. Central limit theorem permits us to use sample statistics to make inferences about population parameter without knowing anything about the shape of the frequency distribution of that population other than what we can get from the samples. ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि जिस पॉपुलेशन से हम अपना सैंपल ले रहे हैं वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरा जो सैंपल मीन होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अदरवाइज हमें अपनी सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी। यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। अब सैंपलिंग थ्योरी पे आते हैं। इट डिजाइन टू अटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सैंपलिंग थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। यही तीन हमारा ऑब्जेक्टिव है सैंपलिंग का। हम सैंपलिंग क्यों करते हैं? देखिए यहां जो भी ऑब्जेक्टिव है वो डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हमें रिसर्च करना है, पीएचडी करना है इसलिए हम सैंपलिंग कर रहे हैं। क्लियर? मींस सैंपलिंग थ्योरी ये कहती है कि हम सैंपलिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते? स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अब स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या होता? अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स। हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर अननोन है जिसे हम स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन से एस्टिमेट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ड्यू टू चांस और वेदर दे आर रियली सिग्निफिकेंट। हाइपोथेसिस टेस्ट करने का मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी डिफरेंसेज आ रहे हैं वो ड्यू टू चांस हैं या एक्चुअली रियली सिग्निफिकेंट। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मींस जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ जनरलाइजेशन कर सकें, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, कुछ पैरामीटर सैंपल के बेसिस पे हम निकालें और उससे पॉपुलेशन के बारे में कोई आइडिया डेवलप कर सकें। The theory of sampling can be studied under two heads: sampling of attributes and sampling of variables. अब लास्ट डे डिस्कशन हमने एट्रीब्यूट्स पे किया था, आज हमारा सैम्पलिंग ऑफ वेरिएबल्स पे चल रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सैंपल्स। और जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल की बात होती है, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपलिंग की बात होती। अब लार्ज एंड स्मॉल सैंपल्स क्या है ये देखिए। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डीलिंग विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू लार्ज सैंपल द डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल सैंपल। दोनों सैंपल की प्रॉब्लम अलग अलग है और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी आपको बताया गया कि अगर आपका सैंपल लार्ज है या स्मॉल है तो क्या डिस्क्रिमिनेशन वहां पे डेवलपमेंट होगा। इन केस ऑफ लार्ज सैंपल वी एज्यूम दैट the sampling distribution tends to be normal and the sample value are approximately close to the population. When sample are small, we cannot assume that the sampling distribution is normal. ये clear है यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब लार्ज सैंपल्स के बारे में हम देखते हैं। इन केस ऑफ लार्ज सैंपल्स वी एज्यूम दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी नॉर्मल एंड सैंपल वैल्यू क्लोज टू द पॉपुलेशन वैल्यू। एज सच वी यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अप्लाई जेड टेस्ट। इसको जेड स्कोर भी बोलते हैं, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जेड टेस्ट इज अप्लाइड टू फाइंड आउट the degree of reliability of a statistics in case of large samples. When n is large, the probability of a sample value statistics deviating from the parameter more than 3 times its standard error mean plus minus 3 SE is very small.
appropriate standard error have to be worked out which will enable us to give the limits. देखिए, अगर लार्ज सैंपल है तो पहले ही ये बात क्लियर है कि उसका टेंडेंसी क्या होती, नॉर्मल, और जब भी नॉर्मल होगा हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो एरर है ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, मीन प्लस माइनस 3SE एंड एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड एरर्स। जो हमने अभी शुरू में आपको स्टैंडर्ड एरर्स का कॉन्सेप्ट बताया वो वर्कआउट हमें करना पड़ेगा, और हमने आपको केवल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पे वर्कआउट कराया है। आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, मोड, बाकी सब वर्कआउट करना है। फॉर इंस्टेंस, मीन प्लस माइनस 3SE would give us the range which the parameter mean value expected vary for। ये कॉन्फिडेंस लेवल को अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे और स्मॉल सैंपल्स पे आते हैं। Small samples, in case of a small sample we cannot assume that the sample distribution is normal. As such, we require a new technique for handling a small sampling, particularly when population parameter is unknown। और विलियम गॉसिप ने, आपको मालूम है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन नाम का दिया था जिससे टी टेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और स्मॉल सैंपल्स के लिए टी टेस्ट यूज किया जाता। इफ द सैंपल साइज 30 or less and the population variance is not known। Large sample, while test status, in case of large sample, concept of standard error का क्या क्या यूज होता, हमने आज जो आपको कॉन्सेप्ट लिया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन व्हेन SD ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन। क्या था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन? जब पॉपुलेशन की SD आपको मालूम होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन? आज यही डिस्कशन हुआ है। पॉपुलेशन SD आपको मालूम है, पॉपुलेशन SD, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होगा? एनीवन? हेलो हाँ, जी, पॉपुलेशन SD डिवाइडेड बाय √n। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, आसिफ सर, कहाँ से हैं? जबलपुर। थैंक यू। देखिए, यही हम लोगों ने डिस्कशन किया है अभी तक कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल टू पॉपुलेशन SD अपॉन √n। क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. n सैंपल साइज है, और जब पॉपुलेशन SD नहीं मालूम तो सैंपल SD अपॉन √n करके हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे। अब आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा स्टैट्स की, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी कॉन्सेप्ट को और डेवलप करिएगा। अब यहां पे आते हैं, इस प्रॉब्लम को पढ़िए जरा सा। क्लियर है प्रॉब्लम सबको? द एवरेज वेट ऑफ ए रैंडम सैंपल साइज कितनी है? 100। तो अब बताइए, स्मॉल सैंपल है या लार्ज सैंपल है? लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल है। Large। एवरेज वेट आपको गिवन है कितना? 60.5 kg। SD ऑफ द पॉपुलेशन गिवन है 10। 10। Test the statement that average weight of the population is 60। 61 kg। सैंपल साइज आपको मालूम है, सैंपल का मीन मालूम है, पॉपुलेशन का SD मालूम है, और आपको एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करनी है कि आपको पॉपुलेशन एवरेज जो है 61 kg है। तो आप वापस आइए
वहीं पे जो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे हम, कोई बताए प्लीज, फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस। Sir, there is no चलिए, नल नहीं पा रहा है, अल्टरनेट sir, null. बताइए। There is no significant difference between sample mean and population mean. Mean and population Yes, sir. mean. Clear? There is no significance difference between sample mean and population mean. अब अल्टरनेटिव बहुत आसान हो गया आपके लिए। Yes, sir. क्या हो गया? There is significant. There is significance difference between sample mean and population mean. अब H0, H1 एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज करना पड़ेगा और डिफरेंस अपॉन एसई। कल भी हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंस अपॉन एसई। देखिए टेस्ट स्टेटिस्टिक्स वही है, केवल स्टैंडर्ड एरर आपका चेंज हुआ। एट्रीब्यूट्स के केस में कल हम लोग स्टैंडर्ड एरर क्या किए थे, √n/p/q, और यहां स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, जब पॉपुलेशन का एसडी हमें मालूम है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पॉपुलेशन एसडी अपॉन √n। तो पॉपुलेशन एसडी कितना है मेरा 10 अपॉन √ सैंपल साइज मेरा कितना है 100, ये 100 मेरा n हो गया और ये मेरा पॉपुलेशन एसडी हो गया 10। क्लियर है ये वैल्यू सबको? Yes, sir. और ऐसी मेरा क्या आ गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1. √100 का करेंगे 10, 10/10, 10/10 0 होगा कि 1 होगा? 1 होगा. 1 होगा sir. चलिए थैंक यू। अब हमने इसको पुट कर दिया डिफरेंस, पॉपुलेशन मीन 61 और सैंपल मीन 60.5, तो मेरा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आया 0.5। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? सर नल एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? सर 0.5 है ना, नल रिजेक्ट कर देंगे। सर क्यों नल reject एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे क्योंकि सर लेवल ऑफ 0.5 सिग्निफिकेंस 0.5। डिफरेंस सिग्निफिकेंस नहीं है सर। डिफरेंस सिग्निफिकेंस नहीं है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज मोर देन 1.96 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, सॉरी लेस देन है, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। क्लियर? क्योंकि 1.96 से कम है ये, तो ये ड्यू टू केवल चांस है बस। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. सर एक अब मेरा आइए क्वेश्चन यहाँ था पे। रिलेटेड विद सैंपल साइज। सर बाद में पूछें या अभी पूछ लें? 2 मिनट रुक जाइए बस। ओके ये सर। देखिए यहां नल हाइपोथेसिस, देखिए सेम क्वेश्चन है। यहां पे जो हमने सैंपल लिया है उस सैंपल का एवरेज कितना आ रहा है, 50 50 kg। kg। 50 और इससे kg. पहले जो सैंपल लिया था उसमें 60.5 आ रहा था। तो अब जब हम यहां टेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर तो मेरा वही है, लेकिन डिफरेंस टेस्ट स्टेटिस्टिक्स 11 आ रहा है जो 1.96 से ज्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। सर Yes, sir. Clear है. हाँ, अब क्वेश्चन पूछिए आप विनय जी, क्या कह रहे हैं? सर सैम्पलिंग साइज जो लेस देन 30 होता है उसको हम स्मॉल सैंपल बोलते हैं। सर ये लेस देन 30 मीन्स क्या है यहाँ पर, कि मतलब 30 इन साइज और 30 इन परसेंटेज? जो आप सैंपल ड्रॉ करो, अभी हम बता रहे हैं, 2 मिनट रुकिए बस, हम आगे उसी पे आ रहे हैं, ठीक है? ओके सर ओके। अब यहाँ लार्ज सैंपल में हम इस तरह की लिमिटेशन भी बना सकते हैं, जैसे कल मैंने बना के दिखाया था कि आप ये लिमिट बना देंगे
तो इस लिमिट के बीच में अगर आपका आ रहा है मींस कि आप एक्सेप्ट करेंगे, और लिमिट के से कम या ज्यादा आ रहा हो तो आप रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है ये? Yes, sir. अब देखिए ये सारी चीजें देखिए लार्ज सैंपल्स में। हमने आपको आज क्या बताया? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब लार्ज सैंपल में आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, सबका ऐसे निकालना है और सबका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इसी तरह से है। लेकिन बुक में आप पढ़ लीजिए, ऐसी ऑफ सबका फार्मूला गिवन है, आप किसी भी बुक में उठाएंगे ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। This is my contribution. I wish all of you to minimize your research errors. Thank you, sir. Open for queries.